नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। सभी का डागोर हब ऑनलाइन क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। सभी विद्यार्थी ज्योग्राफी की क्लास अटेंड कर रहे हैं और आज वीडियो लेक्चर में हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं और टॉपिक नंबर 4 की अपन बात करेंगे, अध्याय 4। ठीक है, अपवाह तंत्र का स्थिति का हम यहाँ दृष्टिकोण पढ़ेंगे और अपवाह तंत्र की स्थिति को जब हम पढ़ते हैं तो अपवाह तंत्र से मतलब यहाँ सीधा संबंध नदियों से है। नदियाँ हमें पढ़नी है राजस्थान की और इन नदियों का हमें अध्ययन करना है। तो देखिएगा, मैंने ऊपर लिखा अपवाह तंत्र। मैं पूछता हूँ किसे कहते हैं अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र की परिभाषा क्या है या आप बताएंगे? जिस विशिष्ट मार्ग से ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है। जिस विशिष्ट मार्ग से जल का प्रवाह होता है उसे अपवाह कहा जाता है। जिस विशिष्ट मार्ग से जल का क्या होता है, जिस मार्ग से जल बह रहा है उस बहने वाले मार्ग के जल को हम अपवाह कहते हैं। ध्यान रखिएगा, नदी जिस मार्ग से चलती है वह उस नदी का प्रवाह का नाम आया अपवाह क्षेत्र कहलाता है। बेसिक चीज है, पहले दिमाग में सेट करेंगे। जिस विशिष्ट मार्ग से जल प्रवाह होता है उसे अपवाह कहा जाता है और नदी जिस मार्ग में चलती है वह उस नदी का अपवाह क्षेत्र कहलाता है। ध्यान रखिएगा, अपवाह क्षेत्र कहलाता है। अब यहां पर एक चीज है, नोट में एक चीज ध्यान रखनी है। एक मुख्य नदी एवं उसकी सहायक नदियों से निर्मित जाल तंत्र को अपवाह तंत्र कहते हैं। ये यहाँ जाकर परिभाषा इसकी सॉलिड निकली। जैसे नदी कोई बह रही है और इस नदी के दृष्टिकोण में यहाँ पर आप ऐसे कह सकते हो कि नदी में इसकी सहायक नदियाँ आकर मिली है। तो ध्यान रखिएगा, ये मुख्य नदी इसकी सहायक नदियों से निर्मित जाल तंत्र को अपवाह तंत्र कहते हैं। समझ में आई परिभाषा? मुख्य परिभाषा ये है कि एक मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों से निर्मित जाल तंत्र को हम अपवाह तंत्र के नाम से संबोधित करते हैं। इसके अलावा भी एक दो चीज और दिमाग में आपके होनी चाहिए, वो ध्यान रखिएगा। उसे हम एक परिभाषा के रूप में पढ़ते हैं। अपवाह तंत्र जिस क्षेत्र में विस्तृत, ध्यान रखिएगा, अपवाह तंत्र जिस क्षेत्र में विस्तृत होता है उसे नदी का बेसिन कहते हैं। एक चीज और आपके दिमाग में रखिए, नदी बेसिन से तात्पर्य बहुत बार अपन पढ़ते हैं, तो नदी बेसिन से जो तात्पर्य वो आपके सामने है। अपवाह तंत्र जिस क्षेत्र में विस्तृत होता है उसे नदी का बेसिन कहते हैं। लास्ट स्टेप में एक और चीज, जिस क्षेत्र से नदी वर्षा एवं हिमनद जिस क्षेत्र से नदी वर्षा एवं हिमनद का जल प्राप्त करती है उसे ध्यान रखिएगा, उसे किस नाम से संबोधित कहते हैं? उसे जल ग्रहण क्षेत्र के
नाम से जानते हैं। ये कुछ परिभाषाएं जो आपके दिमाग में होनी चाहिए। समझ में आया आपके? मैंने लिखा है जिस क्षेत्र से नदी वर्षा एवं हिमनद से जल प्राप्त करती है, उसे जल ग्रहण क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो ये सारी परिभाषा अपवाह तंत्र के दृष्टिकोण में पढ़ी जाती है। अब इस अपवाह तंत्र के प्रकार, ये परिभाषा की स्थिति हो गई। अब अपवाह तंत्र के प्रकार का दृष्टिकोण हम देखते हैं। तो अपवाह तंत्र का प्रकार 3 प्रकार का है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, देखिएगा। अपवाह तंत्र 3 प्रकार का है। अपवाह तंत्र की प्रणाली कितने प्रकार की है? राज्य में 3 प्रकार की अपवाह तंत्र की प्रणाली पाई जाती है। तीन प्रकार के अपवाह तंत्र में कौन कौन सा अपवाह तंत्र वो आप देखेंगे। नदियों का चैप्टर बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे, डायग्राम के साथ सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। देखिएगा, अपवाह तंत्र के प्रकार, ध्यान रखिएगा। राज्य में अपवाह तंत्र के प्रकार का निर्धारण का काम जो करती है वो करती अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला निर्धारण का काम करती है। यदि आप देखोगे तो ये अरावली है, अरावली। और अरावली की स्थिति का जब आप अध्ययन करोगे तो इसके पूरब की ओर ये अपवाह तंत्र और ये पश्चिम की ओर। तो पूरब की ओर और ये पश्चिम की ओर, तो पश्चिम की ओर जो अपवाह तंत्र है वो ध्यान रखिएगा अरब सागर का अपवाह तंत्र है, अरब सागर। और पूरब की ओर जो अपवाह तंत्र है वो है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, राइट। तो राज्य में अपवाह तंत्र के निर्धारण का कार्य कौन करती है? अरावली पर्वतमाला करती है। तो अरावली के पश्चिम की ओर अरब सागर का अपवाह तंत्र, पूरब की ओर बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। और फर्स्ट एक अपवाह तंत्र का निर्धारण और आप देखोगे तो एक अपवाह तंत्र होता है आपका आंतरिक अपवाह तंत्र, आंतरिक अपवाह तंत्र, जो न तो बंगाल की खाड़ी की ओर जाता है न अरब सागर की ओर जाता है, और आंतरिक भाग में ही अपवाह तंत्र का दृष्टिकोण देखने को मिलता है। तो राज्य में 3 प्रकार के अपवाह तंत्र की स्थिति हम देख सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा अपवाह तंत्र लगभग 60.5% आंतरिक अपवाह तंत्र पाया जाता है। 17.5% के समथिंग ये जो पाया जाता है अरब सागर का है, और 22% के समथिंग जो अपवाह तंत्र पाया जाता है वो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है। विद्यार्थियों, मैंने यहाँ अपवाह तंत्र की स्थिति को 3 भागों में बांटा है। नंबर 1 आंतरिक अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र की वह प्रक्रिया जिसमें नदी का जल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बंगाल की खाड़ी या अरब सागर तक नहीं पहुँचता, उस तरह के अपवाह तंत्र की प्रणाली को हम आंतरिक अपवाह तंत्र कहते हैं। जबकि अरब सागरीय अपवाह तंत्र में नदी का पानी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अरब सागर तक पहुंच जाता है तो अरब सागरीय अपवाह तंत्र हो गया, और बंगाल की खाड़ी तक यदि पानी पहुंच जाता है तो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र हो गया। तो यहाँ पर 3 प्रकार के अपवाह तंत्र का अध्ययन हम करेंगे। नंबर 1 आंतरिक, नंबर 2 अरब सागर, और नंबर 3 बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। ये स्थिति आप देख चुके हैं, ठीक है। अब आंतरिक अपवाह तंत्र की स्थिति को हम देखते हैं। राजस्थान के अंदर आंतरिक अपवाह तंत्र की क्या कंडीशन है उसका अध्ययन अपन करेंगे। यहाँ पर आंतरिक अपवाह तंत्र की स्थिति का अपन अध्ययन करेंगे। तो देखिएगा कौन सी आंतरिक अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियाँ हैं और उन नदियों की क्या कंडीशन राजस्थान में पाई जाती है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहला अपवाह तंत्र है वो है आंतरिक अपवाह तंत्र। पहला अपवाह तंत्र है आंतरिक अपवाह तंत्र। आंतरिक अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियां, आंतरिक अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियों का अपन एक बार दिमाग में लगाते हैं। प्रमुख नदियां, आंतरिक अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियां, पहली नदी है घग्गर,
पहली नदी घग्गर है आंतरिक अपवाह तंत्र की, फिर है कांतली, फिर है काकनी। काकनी और कांतली दोनों अलग अलग है। कांतली और काकनी, काकनी इसे मशूरदी कहा जाता है, काकनी नदी को मशूरदी, और कांतली नदी को मौसमी, मौसमी के नाम से भी हम संबोधित करते हैं। देखिएगा प्रमुख नदियों में घग्गर, दूसरी है कांतली, तीसरी है मौसमी और तीसरी काकनी, ठीक है। इसके बाद में मेंथा, मेंथा नदी, इसके बाद में रूपारेल, इसको लशवारी भी कहा जाता है, लशवारी या वराहा नदी, वराहा नदी के नाम से भी हम संबोधित कर सकते हैं मेंथा नदी को। इसके बाद में रूपनगढ़, रूपनगढ़ ये प्रमुख नदी आप कह सकते हो। शाबी ये प्रमुख नदी आप कह सकते हो। तो देखिएगा घग्गर हो गई, कांतली हो गई, उसके बाद में काकनी हो गई, मेंथा हो गई, रूपारेल हो गई, रूपनगढ़ हो गई, शाबी हो गई। ये तो प्रमुख नदियां हो गई जो आपको पढ़नी है। अन्य नदियों में आपको ध्यान रखना, अन्य नदियां भी जो आंतरिक अपवाह तंत्र के अंदर नाम की स्थिति के साथ में ध्यान रखना। रोहिली, रोहिली नदी जो जैसलमेर में बहती है, नीमड़ा, नीमड़ा नदी जो बाड़मेर में बहती है, कुकुंद, कुकुंद नदी जो भरतपुर में बहती है, राइट, भरतपुर में बहती है। इसके बाद में जोजरी, जोजरी नदी है जो जोधपुर में बहती है। ये प्रमुख नदियां हैं, समझ में आया। तो प्रमुख नदी जो हमने पढ़ी, ये प्रमुख नदी जो हमने पढ़ी आंतरिक अपवाह तंत्र की, एक बार मोटा मोटी देखते हैं। पहली नदी घग्गर, दूसरी कांतली, तीसरी काकनी, चौथी मेंथा, पांचवी रूपारेल, छठवीं रूपनगढ़ और सातवीं शाबी नदी। अन्य नदियों में आठवीं देख लीजिए रोहिली, 9 नीमड़ा, 10 आपकी है यहाँ पर कुकुंद और 11वीं नदी जो है आपकी यहाँ पर है जोजरी। ये कंडीशन आप इसमें देख सकते हैं। ये अपवाह तंत्र की स्थिति है, समझ में आई आपके, किसकी स्थिति है? अपवाह तंत्र की स्थिति है जो आंतरिक अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियों को आपको यहाँ दिखाएगी। अब पहली महत्वपूर्ण नदी जो हम पढ़ेंगे वो नदी पढ़ेंगे घग्गर। देखिएगा पहली नदी पढ़ते हैं हम घग्गर नदी, और घग्गर नदी की स्थिति को हम देखते हैं। मैं यहाँ लिख दी है जोधरी। घग्गर नदी, घग्गर नदी उपनाम, सबसे पहले आपको घग्गर नदी के उपनाम पता होना चाहिए कि घग्गर नदी को हम किन किन उपनामों से संबोधित करते हैं। देखिएगा घग्गर नदी का उपनाम आप देखेंगे, इसको सरस्वती कहा जाता है। ऋग्वेद काल में, ऋग्वेद काल में इसका नाम जो रखा गया वो सरस्वती नदी के नाम से संबोधित किया जाता है। इसी को मृत नदी कहते हैं, मृत नदी के नाम से इसको जाते हैं। इसी का नाम पाट या नाली के नाम से भी ये संबोधित किया जाता है। लेटी हुई नदी कहलाती है, लेटी हुई नदी के नाम से भी जानी जाती है। द्वेषवती, बहुत अच्छा नाम है, द्वेषवती नदी के नाम से भी ये संबोधित की जाती है। राजस्थान का शोक, राजस्थान का शोक भी इस नदी को कहा जाता है। और राज्य की अंतर्राष्ट्रीय नदी, राज्य की अंतर्राष्ट्रीय नदी के नाम से भी ये संबोधित की जाती है। ध्यान रखिएगा ये सारी कंडीशन आपके यहाँ घग्गर नदी के उपनाम के साथ पढ़ी जा रही है। क्या क्या नाम है घग्गर नदी के? इसको सरस्वती कहा जाता है, इसी को अमृत नदी कहा जाता है, इसी को पाट या नाली के नाम से संबोधित करते हैं, इसी का नाम लेटी हुई नदी है, इसी को देशवती कहते हैं, इसी को राजस्थान का शोक कहा जाता है। यही नदी राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी के नाम से संबोधित की जाती है।
क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पाकिस्तान में जाती है तो अंतर्राष्ट्रीय नदी के नाम से इसे हम जानते हैं। तो विद्यार्थियों, ये उपनाम की कंडीशन किसकी हो गई? घग्गर नदी की। इसके बाद में दूसरा पॉइंट देखिएगा, उद्गम स्थल। उद्गम स्थल, उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश में, एचपी हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ी से निकलती है। शिवालिक की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? उद्गम स्थल की बात करोगे तो हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ी से निकलती है। कौन सी नदी बताइएगा? ये नदी निकलती है आपकी घग्गर नदी, राइट, शिवालिक की पहाड़ी से निकलती है। इसके बाद में इसका प्रवाह क्षेत्र, तो प्रवाह क्षेत्र आप देखेंगे एचपी, एचपी से पंजाब, पीएनबी पंजाब, एचआर हरियाणा और राजस्थान। ठीक है, 4 राज्यों की स्थिति मैंने यहाँ इस घग्गर नदी के दृष्टिकोण में आपको बताई है। कौन कौन से राज्यों से बहती है? देखिएगा, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से पंजाब, पंजाब से हरियाणा और हरियाणा से राजस्थान, और राजस्थान से पाकिस्तान में चली जाती है। पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास नामक स्थान पर जाकर विलुप्त हो जाती है। ये शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ जो आपको पता। पहला पॉइंट आपने पढ़ा उपनाम, दूसरा पॉइंट पढ़ा आपका क्या? उद्गम स्थल, और तीसरा पॉइंट पढ़ा आपने प्रवाह क्षेत्र। ये 3 चीजों की बेसिक कंडीशन आपको पहले पता होनी चाहिए। अब मैं इसको डायग्राम पर आपको बताता हूं कि घग्गर नदी की क्या कंडीशन है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। देखिएगा, घग्गर नदी की स्थिति जो है ये शिवालिक की पहाड़ी से निकलती है, शिवालिक की पहाड़ी से, और निकलने के बाद इस तरह से अपवाह तंत्र का दृष्टिकोण हम इसमें देख सकते हैं, और स्थिति आपके ये बन जाएगी। और ये फोर्ट अब्बास पाकिस्तान में, फोर्ट अब्बास पाकिस्तान में जाकर क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। अब नदी की स्थिति को मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूं। शिवालिक की पहाड़ी, यहां से नदी निकली, और निकलने के बाद नदी की स्थिति को जब हमने देखा तो हमने कहा कि प्रवाह तंत्र इसका 4 राज्यों में पाया जाता है। कितने राज्यों में पाया जाता है? 4 राज्यों में इसका प्रवाह तंत्र पाया जाता है। एचपी, ये पीएनबी, ठीक है, और इसके बाद में एचआर, और यहां ये आपका राजस्थान, राइट। राजस्थान में ये प्रवेश करती है, ध्यान रखिएगा, टिब्बी नामक स्थान पर। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी नामक स्थान पर प्रवेश करती है। समझ में आया? हनुमानगढ़ जिले के किस स्थान पर? टिब्बी नामक स्थान पर प्रवेश करती है। और राजस्थान में हनुमानगढ़ और गंगानगर के 2 शहर है प्रमुख जिनसे गुजरती है। एक है सूरतगढ़, और एक है अनूपगढ़। इन 2 शहरों से निकलती है, राइट। इस बीच में राजस्थान की क्या कंडीशन है उसका अपन अध्ययन करते हैं। नदी के अपवाह तंत्र की स्थिति, राजस्थान में टिब्बी नामक स्थान पर प्रवेश करती है और यहाँ निकटवर्ती स्थिति में एक झील का निर्माण करती है। ध्यान रखिएगा, ये झील बनी हुई है, इस झील का नाम है तलवाड़ा झील का क्या करती है? निर्माण करती है। और भटनेर दुर्ग के निकट, कौन सा दुर्ग? भटनेर दुर्ग के निकट, ध्यान रखिएगा, भटनेर दुर्ग के निकट क्या होती है? विलुप्त हो जाती है।
तो मृत नदी जब कहते हैं तो विलुप्त के कारण कहते हैं। तो वटनेर दुर्ग के निकट जाकर नदी क्या हो जाती है, वटनेर दुर्ग के निकट जाकर नदी विलुप्त हो जाती है। ये स्थिति आप इसमें और दिमाग में रखेंगे। इसी नदी के किनारे ध्यान रखिएगा, अपन थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। इसी नदी के किनारे 3 प्रमुख महत्वपूर्ण सभ्यता स्थल है। कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल। ये तीनों प्रमुख सभ्यता स्थल हनुमानगढ़ जिले में हैं और हनुमानगढ़ जिले में स्थित तीनों प्रमुख सभ्यता स्थल इसी नदी के किनारे स्थित है, जिसमें कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल प्रमुख सभ्यता स्थल है। आगे जाकर पाकिस्तान में प्रवेश करती है, ध्यान रखिएगा, बहावलपुर जिले में प्रवेश करती है। और यहां पर प्रवाह तंत्र को हम हकरा कहते हैं। हकरा, पाकिस्तान में पाए जाने वाले इस नदी के प्रवाह तंत्र को हकरा कहा जाता है। जबकि पाकिस्तान के साथ की स्थिति में अपन इसको राजस्थान में पढ़ेंगे तो राजस्थान में ध्यान रखिएगा, प्रवाह तंत्र राजस्थान में पाट या नाली कहलाता है। ये स्थिति आपकी किसकी पाई जाती है, प्रवाह तंत्र की पाई जाती है घग्गर नदी के दृष्टिकोण में। इस नदी का मैदानी भाग मैंने पहले भी पढ़ाया है, मैदानी भाग बग्गी का या काठी का मैदान कहलाता है। बग्गी या काठी का मैदान कहलाता है। किसका, इस घग्गर नदी का वेसिन क्षेत्र बग्गी या काठी के मैदानी भाग के नाम से संबोधित किया जाता है। तो ये सारा दृष्टिकोण आप घग्गर नदी का पढ़ सकते हैं। देखिएगा, उद्गम स्थल की स्थिति आपने देखी। उद्गम स्थल इसका शिवालिंग की पहाड़ी, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। कालिका माता का मंदिर है, यहाँ से निकलती है, पंजाब हरियाणा से राजस्थान में प्रवेश करती है। तो राजस्थान में टिब्बी नामक स्थान पर प्रवेश करती है हनुमानगढ़ जिले में, और गंगानगर पहुंचती है। गंगानगर में सूरतगढ़ और रूपगढ़ 2 शहरों से गुजरती है। इस बीच नदी तलवाड़ा झील का निर्माण करती है और भटनेर नामक स्थान पर आकर विलुप्त हो जाती है। 3 प्रमुख सभ्यता स्थल, नंबर 1 कालीबंगा, 2 पीलीबंगा, तीसरा रंगमहल, तीनों महत्वपूर्ण सभ्यता स्थल घग्गर नदी के किनारे पाए जाते हैं। इसके बाद में पाकिस्तान पहुंचती है। बाढ़ की स्थिति आए तो नदी पाकिस्तान में बहावलपुर जिले में प्रवेश करती है और फोर्ट अब्बास नामक स्थान पर जाकर अंत में विलुप्त हो जाती है। पाकिस्तान में घग्गर नदी के प्रवाह तंत्र को हकरा कहा जाता है और राजस्थान में यही प्रवाह तंत्र पाट या नाली के नाम से संबोधित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसके मैदानी भाग को बग्गी का मैदान कहते हैं, जिसमें प्रमुख फसलें आप देखोगे तो कौन कौन सी होती है, कपास, चावल, गेहूं, सरसों आदि की प्रमुख फसलें इस बग्गी के मैदान में होती है। और इसी बग्गी के मैदान में मैं आपको बता चुका हूं, आगे जाकर शेम की समस्या उत्पन्न हो गई है और वो किसके कारण, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कारण इस क्षेत्र में कौन सी समस्या पनप चुकी है, ध्यान रखिएगा। तो इस क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कारण सेम की समस्या पनप चुकी है, जिसके निदान के लिए ध्यान रखिएगा जिप्सम का प्रयोग करते हैं। निदान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो निदान के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। ये सारा दृष्टिकोण जब आप देखेंगे तो ये दृष्टिकोण कौन सी नदी का यहाँ पर समाप्त हो जाता है, घग्गर नदी का, जिसके उपनाम इसको सरस्वती, मृत नदी, पाट या नाली, लेटी हुई नदी, द्वेषवती, राजस्थान का शोक और राज्य की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी के नाम से भी हम इसको जानते हैं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में मैंने आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे महत्वपूर्ण नदी घग्गर नदी की अंतिम स्टेप एक चीज और बता देता हूं, ध्यान रखिएगा। आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी है, आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी है। और इस स्थिति में ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये घग्गर नदी का दृष्टिकोण यहाँ आपका पूरा हो जाता है। तो यहाँ इसी वीडियो लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। आगे अगले वीडियो लेक्चर में अन्य महत्वपूर्ण जो नदियां हैं आंतरिक अपवाह तंत्र की, उसका अध्ययन अपन करेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आता है
तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हाँ कमेंट करें, बेल आइकन को दबाएं। जितने भी एक्टिविटी यहाँ ऑनलाइन सेटअप में चलती है, जो आप कर सकते हैं ऑनलाइन शेड्यूल से वीडियो को आगे तक पहुँचाने के लिए, देखने के लिए, वो आप सारा कीजिएगा। क्योंकि आपको यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो ये आपका करना है आपको ये, ठीक है। इसी वीडियो को अपन यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।